Hello students, I Dipendra welcome you all to Magnet Brains IIT NEET 12th स्टैंडर्ड IIT मैथमेटिक्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इसी के स्पेशल डिटर्मिनेंट्स एंड डिटर्मिनेंट्स से रिलेटेड कई सारी और प्रॉपर्टीज़, उसकी अलग अलग कैटेगरीज और कई सारे अलग अलग वैरायटी के डिटर्मिनेंट्स पर बेस्ड आज की हमारी डीपीपी है। तो जो भी आपके प्रीवियस लेक्चर्स हैं उन्हीं को कंबाइन करके आज की डीपीपी में क्वेश्चंस रखे गए हैं। मेरा यकीन है आपने पूरी डीपीपी सॉल्व की होगी, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे और अब हम शुरू करेंगे इस डीपीपी के क्वेश्चंस को साथ में डिस्कस करना। इन केस अगर आपने डीपीपी अटेम्प्ट नहीं की है स्टूडेंट्स, तो एक बड़ी सिंपल सी दरख्वास्त है कि आप खुद से पहले सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए और इस लेक्चर के दौरान भी जब भी कोई क्वेश्चन आपको विजिबल होता है आप ज़रूर उस क्वेश्चन को पहले स्क्रीन पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए, फिर हम उसे साथ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरा यकीन है कि आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यानी कि आपको किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि IIT JEE, नीट, NTSE, रेलवे, बैंकिंग, ओलंपियाड, CUET, NTSE, ऐसे ऑलमोस्ट हर सेक्टर, हर सेगमेंट में हम आपको देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। यानी कि यकीनन तौर पर क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, ये आप खुद इन लेक्चर्स के दौरान फील कर रहे होंगे। और अगर मैं बात करूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यकीनन तौर पर पूरे तरीके से एब्सोल्युटली ज़ीरो कॉस्ट, यानी स्टूडेंट्स कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई ट्रायल वर्जन, पेड वर्जन नहीं है। पूरे तरीके से पूरा एजुकेशन, आपका पूरा मॉड्यूल, पूरा प्रोग्राम, पूरा कोर्स एब्सोल्युटली ज़ीरो कॉस्ट। विद दैट स्टूडेंट्स आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं और पहले समझते हैं IIT JEE कोर्स मॉड्यूल आपके लिए क्या क्या चीज़ें लेकर आता है। आई होप आप जानते हैं स्टूडेंट्स की IIT JEE मॉड्यूल में हम आपको देते हैं हर चैप्टर के हर एक सिंगल टॉपिक पर बहुत ही डिटेल्ड, एकदम कॉम्प्रहेंसिव, थरो एक्सप्लेनेशन वीडियो, यानी हर कंसेप्ट को डिटेल में आपको सिखाया और पढ़ाया जाता है ताकि हर कंसेप्ट की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। एंड ऑफ कोर्स उसी के साथ आपको हम देते हैं उसके बेहतरीन से एक्सप्लेनेशन वीडियोस जिसमें कई सारे इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स रखे जाते हैं ताकि उन न्यूमेरिकल्स के थ्रू आपको कंसेप्ट की कंसेप्चुअल एप्लीकेबिलिटी सिखाई जा सके। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स ना सिर्फ ये बल्कि DPPs आपको प्रोवाइड होती हैं। हर टॉपिक के कंप्लीशन पर आपको उसकी DPP हम प्रोवाइड करते हैं जिससे प्रैक्टिस करके आप उस टॉपिक को और कंसोलिडेट करते हैं और यकीनन तौर पर उस DPP का भी वीडियो सोल्यूशन जो आप देख रहे हैं इस फॉर्मेट में हम अपलोड करते हैं। आपको स्टूडेंट्स चैप्टर वाइज MCQ हम प्रोवाइड करने वाले हैं, यानी हर चैप्टर पर आपको 1500 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक हम प्रोवाइड करेंगे। ये पूरा मटेरियल आप हमारी वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, और ये 100 क्वेश्चंस पर टॉपिक हम देने का आपको टारगेट कर रहे हैं, जिस तरीके से टोटल 1500 क्वेश्चंस हम आपको ओवरऑल दे पाएँ फॉर योर प्रैक्टिस। आने वाले समय में स्टूडेंट्स हम JEE मेंस और JEE एडवांस में आए गए पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। यकीनन तौर पर इन्हें हम लेक्चर्स के दौरान तो डेफिनेटली करते हैं ही, यानी आप देखते होंगे टॉपिक वाइज जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो JEE मेंस और एडवांस में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को हम अनडाउटेडली डिस्कस करते हैं, बट चैप्टर वाइज हम पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस मेंस और एडवांस दोनों के भी ये सब्सिक्वेंटली आने वाले वक्त में डिस्कस करेंगे। आई होप आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि आप हमसे अपने डाउट्स भी क्लियर करवा सकते हैं। बड़ा ही आसान सा तरीका है डाउट्स क्लियर करवाने का। आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जहां लिखा होगा आस्क योर डाउट पर अपने डाउट्स फॉरवर्ड करने हैं और वहां पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन होगा जिसके थ्रू आप हमें अपने डाउट्स भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपके लिए वीकली चैप्टर वाइज टेस्ट भी आ चुके हैं स्टूडेंट्स, यानी हर चैप्टर पर अब आप अपनी कमांड देख सकते हैं, अपनी प्रोग्रेस देख सकते हैं। आपको वक्त वक्त पर सारे फैकल्टी मेंबर्स गाइड करते रहेंगे स्टूडेंट्स हर वो चीज़ को लेकर जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है, ताकि आप अपने एकेडमिक्स में पूरे फोकस, पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई तैयारी से कंटिन्यू कर पाएँ। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स आपके चैप्टर वाइज टेस्ट भी लाए जाएंगे, मतलब चैप्टर वाइज 1 शॉट रिविजन भी हम क्रिएट करेंगे, यानी एक 1 शॉट रिविजन जिसमें ओवरऑल पूरा चैप्टर आपका रिवाइज करवाया जाएगा। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी हम लेकर आएंगे, यानी JEE मेंस और JEE एडवांस की मॉक टेस्ट सीरीज, ताकि आप एग्जाम को समझ पाएं और एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले कई बार इस एग्जाम को इन मॉक्स के थ्रू अटेम्प्ट करके स्ट्रैटेजीज बिल्ड करके अपने स्कोर को ऑप्टिमाइज कर पाएं। विद दैट स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। स्क्रीन पॉज करिए, इस क्वेश्चन को देखिए और अच्छे से अटेम्प्ट करिए, फिर हम इसे डिटेल में साथ में डिस्कस करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है द नंबर ऑफ नॉन जीरो डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 4। तो सर ऑर्डर 4 के डायगोनल मैट्रिसेस, आई होप आप यू अंडरस्टैंड नॉन जीरो डायगोनल मैट्रिसेस, राइट, और वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, A² = A। अब क्या करना होगा, बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, इसे याद रखिए हमेशा। जैसे कि अगर आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स दिया जा रहा है और इस तरीके से दिया जा रहा है कि उस डायगोनल मैट्रिक्स में A² A के इक्वल है, तो यकीनन तौर पर पहले तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है।
तो डायगोनल मैट्रिक्स में चीज़ें कुछ इस तरीके से होती हैं कि जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, जो आपका लीडिंग डायगोनल है, जिसे आप कहते हो मेन डायगोनल, बस उसके एलिमेंट्स नॉन जीरो होते हैं, मतलब जीरो है नॉन जीरो कुछ भी हमें फर्क नहीं पड़ता, बट उसके अलावा जो बाकी सारे एलिमेंट्स होते हैं, उसके अलावा जो बाकी सारे एलिमेंट्स होते हैं सर, उनका जीरो होना तय होता है। मतलब अगर मैं एक थर्ड ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूँ 3/3 की, तो सर क्लियरली ये एक डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है कि सर उसके जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उन्हें छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। तो क्या वो कुछ भी हो सकते हैं? बिल्कुल, वो जो भी होना चाहें हो सकते हैं। इस तरीके से आपको हमेशा एक डायगोनल मैट्रिक्स मिलता है। अब इन सारी बातों में काम की क्या बात है? काम की बात यह है स्टूडेंट्स, वो एक बहुत जरूरी बात आपसे कह रहा है कि ए स्क्वायर ए के इक्वल है। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए, अगर ए स्क्वायर ए के इक्वल है, अगर ए स्क्वायर ए के इक्वल है, तो आपको एक तो ऐसा सिनेरियो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केस में मिलेगा। याद है स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे होते हैं सर? जैसे 1 1 1 अगर आप लेते हैं, यहाँ 0 0 0 होता है और यहाँ भी अगर 0 0 0 होता है, तो इस केस में जब आप इसको इसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको सेम मैट्रिक्स मिल रहा होता है, यानी आप इसका स्क्वायर करें तो आपको यही मैट्रिक्स वापस मिल जाता है। मैं काम की जो बात आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये, हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत क्रूशियल सा पॉइंट है। अगर आपको कभी भी कोई डायगोनल मैट्रिक्स मिले, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इज एज अ प्रॉपर्टी, अगर कभी भी आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स मिलता है और ये कंडीशन, ये कंस्टेंट अप्लाई किया जाता है कि जो ए स्क्वायर है वो ए के इक्वल है, तो आप हमेशा याद रखिए जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे, द डायगोनल एलिमेंट्स विल बी ईदर 0 और 1। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, इसे याद रखिएगा। अगर कभी भी आपसे कोई कहे कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, किसके लिए स्टूडेंट्स? किसके लिए? ए जो है वो क्या है स्टूडेंट्स? ए जो है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये सिर्फ तब ही हो सकता है, ये तब ही हो सकता है जब ए के जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, वो जो हैं वो क्या हो? वो या तो ज़ीरो हो, वो या तो ज़ीरो हो या फिर क्या हो? 1। क्या ये पॉइंट आप समझ पाए? या तो ज़ीरो हो या फिर वो हो 1। आई होप ये पॉइंट आप अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। इस बात का क्या मतलब हुआ सर? इस बात का मतलब हुआ कि अगर ये ऑर्डर 4 का एक मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर 4 का मैट्रिक्स मतलब क्या? अगर ऑर्डर 4 की मैं आपसे बात करूं तो ऑर्डर 4 मतलब सर 4 रोज एंड 4 कॉलम्स। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। मतलब इसमें कितनी रोज होंगी स्टूडेंट? सर इसमें होंगी 4 रोज, 1 2 3 एंड 4, और आई एम रियली सॉरी, ये कॉलम्स हुए, और इसी तरीके से आपको क्या मिलेंगी? 4 रोज। आई होप ये बात आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो। इसका क्या मतलब है? इसका बहुत ज़रूरी सा मतलब ये है कि सर चूंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, चूंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ये जो मेन आपका डायगोनल है, ये जो आपका लीडिंग डायगोनल है, ये वाले जो एलिमेंट्स हुए स्टूडेंट्स, ये जो आपका लीडिंग डायगोनल है, इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो। पहली कंडीशन तो ये। तो ठीक है सर, इनको जीरो बनाने के कितने तरीके? इनको जीरो बनाने का एक ही तरीका कि इन सबको क्या कर दो? जीरो कर दो। तो यहाँ तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बेसिक्स अगर मैं यूज़ करूँ तो ये सब क्या हो जा रहे हैं? जीरो। सर इसको बनाने का एक ही तरीका है, यहाँ पर तो कुछ और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूँ कि आप यहाँ क्या कर सकते हो, तो मेरे पास कितनी चॉइसेस है सर? यहाँ पर या तो मैं जीरो रख सकता हूँ या 1, यहाँ भी मैं या तो जीरो रख सकता हूँ या 1, यहाँ भी मेरे पास दो चॉइसेस, इधर 0 और 1, और यहाँ भी मेरे पास दो चॉइसेस है। सो फॉर this place I have two choices, either 0 or 1. The same is happening here. The same can be done here and the same can be done for this place as well. यानी इस प्लेस की अगर मैं बात करूँ तो इस प्लेस पर दो चॉइसेस, एंड व्हाट अबाउट दिस प्लेस? दिस प्लेस ऑल्सो हैज़ टू चॉइसेस, एंड इस जगह की भी मेरे पास दो चॉइसेस हैं, एंड यानी मल्टीप्लिकेशन, इस जगह भी मेरे पास दो चॉइसेस हैं। तो सर बेसिकली 2⁴ तरह के आप ऐसे मैट्रिक्स बना सकते हो जिनमें ये कंडीशन अप्लाइड है कि उनका ए स्क्वायर ए के इक्वल होगा। लेकिन आप एक पॉइंट मिस कर गए सर, आपने एक बात ध्यान से नहीं पढ़ी। वो कह रहा था नॉन जीरो डायगोनल मैट्रिसेस, वो इंटरेस्टेड है नॉन जीरो डायगोनल मैट्रिसेस में। अगर वो आपसे कहता है नॉन जीरो, तो क्या आपको पता है कि सर अगर इस मैट्रिक्स में डायगोनल के भी सारे एलिमेंट्स जीरो हो गए, अगर इस मैट्रिक्स में डायगोनल के भी सारे एलिमेंट जीरो हो गए, तो प्रॉब्लम ये होगी सर कि इस मैट्रिक्स की फिर वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो सर वो एक स्पेशल मैट्रिक्स जो आएगा जिसमें ऑल जीरो एलिमेंट्स होंगे, ऑल एलिमेंट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? अगर वो सब क्या हो गए? जीरो। अगर वो सारे ही एलिमेंट जीरो हो गए तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो जीरो होगा, और हम वो नहीं चाहते, क्योंकि वो बोल रहा है ना अ नॉन जीरो डायगोनल मैट्रिक्स। आई होप ये पॉइंट आप समझ पा रहे हो। तो उस केस को हमें हटाना पड़ेगा। तो बेशक सर ऐसे अगर टोटल डायगोनल मैट्रिक्स पूछता हो जो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए की कंडीशन को फुलफिल करें, तो वो होंगे 2⁴। लेकिन प्रॉब्लम ये है इनमें से एक मैट्रिक्स हटाना पड़ेगा जो जीरो मैट्रिक्स बन जा रहा है। आई होप आप बात समझ पा रहे हो, क्योंकि सर हमारे पास चॉइस थी या तो जीरो या 1, लेकिन अगर मैंने सारी ही जगह जीरो रख दिया, वन ऑफ द केसेस, ये जो 2⁴ केसेस, इनमें एक केस क्या होगा? इनमें एक केस ये भी होगा ना कि सारे ही डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो। तो वो केस हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसे हमने इंक्लूड किया तो सारे एलिमेंट्स
0 होंगे। तो सर 2 की पावर 4 की अगर आप बात करें तो ये हो जाता है 16, और 1 की बात करें तो 1 तो 1 है, तो 16 माइनस 1 कितना होता है 15, और इस बेसिस पे आप मार्क करेंगे ऑप्शन डी। आई होप कोई भी स्टूडेंट्स ऑप्शन सी को नहीं सोच रहा है। अगर ये समझ आता है तो अब मूव करेंगे स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने क्या आ रहा है। बड़ा ही सॉर्टेड सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगर आप चीज़ें देखें तो क्या दिख रहा है समझिएगा। सर ए एक एक्सप्रेशन है और अदर एक मैट्रिक्स है और पी एक मैट्रिक्स है, हमसे ए बी पूछा जा रहा है। क्या मैं कह सकता हूं सर कि अगर मुझसे कोई ए बी पूछता है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम जानते हैं, क्योंकि सर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का और ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, तो यकीनन तौर पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हमें बस ये करना है कि हम इस मैट्रिक्स की रो को पिक करेंगे और इस मैट्रिक्स के कॉलम्स को पिक करेंगे। तो सीधी सीधी सी बात सर, 0 इंटू ए स्क्वायर 0, क्या बात समझ आई, माइनस सी इंटू ए बी विल बी, आई एम रियली सॉरी मैंने थोड़ा उल्टा किया, मैंने बस ये पार्ट गलत लिख दिया है। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो, इसमें ये गड़बड़ है स्टूडेंट्स, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये वाला पार्ट हम रिमूविंग। यहाँ पर आपको ये सोचना है कि आपको इसकी रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना है ना, तो जो 0 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो होगा सी इंटू ऑफकोर्स ए बी, तो ये हो जाने वाला है ए बी सी, है ना, और फिर क्या आ जाने वाला है स्टूडेंट्स माइनस बी इंटू ए सी, सो दैट्स अगेन कितना माइनस ए बी सी। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट ए बी सी माइनस ए बी सी कैन आई डायरेक्टली राइट इट 0, आई होप हम लिख सकते हैं। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यही रो को कैरी करते हुए अब हम सेकंड कॉलम पिक करेंगे स्टूडेंट्स। अब हम इस कॉलम से बात करेंगे तो सेम बात, अगर 0 को ए बी से ज़ीरो को अगर मैंने ए बी से मल्टीप्लाई किया तो 0, लेकिन अगर आपने सी को मल्टीप्लाई किया किससे स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर से, तो ये हो जाने वाला है बी स्क्वायर सी। क्या ये बात आपको समझ आई। और अगर सर आपने माइनस बी को मल्टीप्लाई किया बी सी से, तो ये भी क्या हो जाने वाला है सर, ये हो जाने वाला है माइनस बी स्क्वायर सी। क्या बात आप समझ पा रहे हैं। लेकिन सर बीच में हम प्लस करेंगे तो ये हो जाने वाला है वापस माइनस बी स्क्वायर से। बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ हमें नज़र आ रही है, आई होप आप सब भी देख पा रहे हो। सर इसी कहानी को अगर कंटिन्यू करें तो वही 0 सी और माइनस बी को हम आगे प्रोसीड करते हैं थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना। तो यकीनन तौर पर फिर से 0 इंटू ए सी 0, सर c इंटू बी सी जब आप करेंगे सो दिस विल बी बी सी स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ आई। और सर जब आप माइनस बी इंटू सी स्क्वायर करेंगे सो दिस विल बी माइनस बी सी स्क्वायर। अब मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, बहुत ज़रूरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, क्या आपको दिख रहा है कि ये तीनों एलिमेंट 0 हो जा रहे हैं। अब अगर आप सेकंड रो की बात करें सर, अगर सेकंड रो पिक करते हैं तो ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ए क्यूब या बी स्क्वायर तक जाने से पहले अगर आप थोड़ा सा ऐसे ध्यान से देखें तो देखो स्टूडेंट्स, माइनस सी इंटू ए स्क्वायर ये कितना हो जा रहा है, माइनस सी ए स्क्वायर, है ना। फिर क्या स्टूडेंट्स 0 इंटू ए बी दैट विल बी 0 एंड ए इंटू ए सी दैट विल बी ए स्क्वायर सी। तो ये हो जा रहा है सर कितना, ये हो जा रहा है प्लस ए स्क्वायर सी। कोई डाउट तो नहीं है स्टूडेंट्स। फिर अगर हम आगे बढ़ें तो यही रो को अब हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी इंटू ए बी दैट्स माइनस ए बी सी, है ना। और फिर सर 0 इंटू बी स्क्वायर विल बी 0 प्लस ए बी सी को मल्टीप्लाई किया ए को बी से तो वापस कितना आ जा रहा है प्लस ए बी सी। फिर सर अगर हम आगे बढ़ें तो सेम रो को वापस अब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे ही ऐसा करेंगे तो माइनस सी इंटू ए सी दैट्स माइनस ए सी स्क्वायर। और अगर आगे अगर देखें तो 0 का बी सी से कोई पॉइंट ही नहीं है, और अगर ए को सी से सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता है ए सी स्क्वायर। सर दोनों रो 0 हो रही हैं, ऑप्शन सी के हम काफ़ी क्लोज हैं। अगर ऑप्शन सी को कंसोलिडेट करना है तो थर्ड रो को और देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, बी इंटू ए स्क्वायर दैट्स ए स्क्वायर बी, है ना। फिर आप देखें अगर तो माइनस ए इंटू ए बी दैट अगेन ए स्क्वायर बी, और थर्ड एलिमेंट 0 है तो उसको लेकर सोचने की जरूरत नहीं है, ये भी 0 हो जा रहा है स्टूडेंट्स। फिर से सेकंड कॉलम के साथ देखते हैं तो ये दिख रहा है बी इंटू ए बी दैट इज कितना, दैट इज ए बी स्क्वायर, है ना, एंड माइनस ए इंटू बी स्क्वायर दैट्स माइनस ए बी स्क्वायर, है ना। और बाकी एलिमेंट के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। अब थर्ड कॉलम के लिए अगर आप देखें तो ए सी इंटू बी दैट्स ए बी सी, है ना, एंड माइनस ए इंटू बी सी दैट्स अगेन माइनस ए बी सी। तो सर बहुत ही मज़ेदार सा वाक्य हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो देखो ये कैंसिल 0, ये कैंसिल 0, ये भी 0, ये भी ए स्क्वायर सी, ये भी ए बी सी से ए बी सी कैंसिल, ये भी सेम कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जा रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है और ये भी कैंसिल हो रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूं तो सर एक 3/3 का मैट्रिक्स बन रहा है जिसके सारे ही एलिमेंट्स क्या हैं स्टूडेंट, जिसके सारे ही एलिमेंट्स हमारे हैं 0। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया, और अगर ये पॉइंट समझ आया है तो कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे स्टूडेंट्स, हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिख रहा है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बड़ा ही मज़ेदार सा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए इसे। वो बेसिकली आपसे पूछना चाह रहे हैं 2-3 बातें, अगर आप ध्यान से देखें, द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। सो नॉन सिंगुलर का मतलब आई होप आप जानते हैं, नॉन सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स याद है स्टूडेंट्स। अगर कोई मैट्रिक्स हमसे कहता है सिंगुलर, जैसे अगर कोई कहे कि ए जो है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर सर ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है
तो हम जानते हैं सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या तो इसे आप ऐसे लिख लीजिए, या जनरल एक हमारा कन्वेंशन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होता है वो 0 होता है। क्या बातें आपको याद हैं? यानी अगर मैं यहाँ से चीज़ें सोचना चाहूँ तो सर ये जो मैट्रिक्स है ये 0 अगर किस वैल्यू के लिए हो रहा है, उन वैल्यूज़ को हम हटा देंगे तो हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, हमारा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो जाएगा। तो हम इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रखते हैं और देखते हैं ये एक्स की किन वैल्यूज़ के लिए 0 के इक्वल हो रहा है, बस उन वैल्यूज़ को हटा देंगे तो वही हमारा आंसर होगा। आई होप अप्रोच आपको समझ आई। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है अगर मैं इसे डिटर्मिनेंट की तरह ट्रीट करूँ तो मैं एक सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ कि देखो यहाँ लिखा हुआ है एक्स प्लस ए, यहाँ लिखा है बी और यहाँ लिखा हुआ है सी, है ना। आप यहाँ देखो, यहाँ भी बी सी और ए तीनों दिख रहा है, यहाँ भी ए बी और सी तीनों दिख रहा है। तो मैं एक छोटा सा काम ये करता हूँ कि मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ स्टूडेंट्स की सर कॉलम 1 में हम एक ऑपरेशन करने वाले हैं, वो हम करेंगे कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो इस डिटर्मिनेंट को अगर हम देखें तो ये क्या बन जा रहा है, ध्यान से देखिए, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, सो दिस इज एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, है ना। सेकंड अगर आप रो में देखें तो ये भी क्या हो जा रहा है सर, ये भी हो जा रहा है एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। और अगर आप थोड़ा आगे देखें तो यहाँ भी ए बी और एक्स प्लस सी को ऐड किया तो ये भी हो जा रहा है एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। व्हाट अबाउट द अदर एलिमेंट्स, उनके बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, वो तो वही रहेंगे, बी ये हो जाने वाला है x प्लस बी और ये हो जाने वाला है b। सिमिलरली यहाँ जो लिखा हुआ है वो रहेगा c, ये भी रहेगा c और ये रहने वाला है x प्लस सी। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर चीज़ें यहाँ से आगे देखें तो सर बहुत सिंपल सी बात, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। क्या आपको तीनों जगह ये दिख रहा है? तो सर अगर x प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया तो हमारे पास बच जा रहा है x प्लस ए प्लस ऑफकोर्स b प्लस सी। अब अंदर जो एक्सप्रेशन बच रहा है उस पर बात करते हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। सर यहाँ तो 1 1 1 बचेगा, तो यहाँ जो बच रहा है वो है 1 1 और 1। लेकिन अगर बाकी एंट्रीज की अगर मैं बात करूँ तो बाकी एंट्रीज क्या हैं सर, बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी और बी, है ना। तो यहाँ क्या आ जाने वाला है, बी एक्स प्लस बी एंड ऑफकोर्स बी। और सर अगर थर्ड कॉलम की बात करें तो थर्ड कॉलम में है सी एंड एक्स प्लस सी। अब एक छोटी सी दरख्वास्त, अगर मैं इसे एक्सपांड करना चाहूँ, तो मुझे क्या मिलता है, मैं एक छोटा सा काम कर लेता हूँ सर, मैं एक रो 2 पर ये ऑपरेशन परफॉर्म कर लेता हूँ, रो 2 माइनस रो 1। और सर हम रो 3 पर भी एक ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं, रो 3 पर हम कर लेते हैं रो 3 माइनस, आई वुड से रो 1 कर लो या रो 2 कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रो 1 ही कर लेते हैं, है ना। इससे क्या होगा, इससे बहुत ज़रूरी बात, ये जो है ये तो एज इट इज़ रहने वाला है क्या, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन यहाँ अंदर क्या होगा उसको समझिएगा सर, रो 1 एज इट इज़ रहेगी तो ये रहने वाली है 1 बी एंड सी, है ना। लेकिन रो 2 में क्या हो रहा है सर, रो 2 माइनस रो 1, है ना। सो 1 माइनस 1 दैट्स कितना, 0। सर एक्स प्लस बी माइनस बी दैट्स एक्स, है ना। और c माइनस सी दैट्स अगेन 0। कोई डाउट है क्या स्टूडेंट्स? अगर हम आगे बढ़ें तो रो 3 को भी देख लेते हैं सर, रो 3 में से रो 1 तो 1 माइनस 1 दैट्स अगेन कितना स्टूडेंट्स, 0, है ना। b माइनस बी दैट्स अगेन कितना स्टूडेंट्स, 0। एंड x प्लस सी माइनस सी दैट्स अगेन कितना, x। अब सर अगर हम इस अंदर वाले पार्ट को, क्योंकि अब हम इसे सिंप्लीफाई कर चुके हैं, तो एक्सपांड अगर हम करें तो हमें पहली बात तो ये तो मिल ही रहा है, क्या मिल रहा है, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन अगर इस वाले पार्ट को एक्सपांड कर देखें तो यहाँ अगर मैं इसे रो 1 के अलॉन्ग एक्सपांड करता हूँ तो आई होप आप समझ पा रहे हो, हमें x इंटू एक्स करना है, बाकी तो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। तो क्या दिखेगा, 1, मतलब मैं रो 1 के बजाय ऐसा कह लेता हूँ, कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपांड करें तो ये 0 और ये 0 तो कुछ फ़र्क पड़ेंगे नहीं, तो बस इसी 1 के रिस्पेक्ट में करना है बेसिकली। तो क्या बन जाएगा, x का x से मल्टीप्लिकेशन, 0 का 0 से, तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको मिलेगा सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर। और हम चाहते हैं कि ये एक नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट हो। नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट होने का मतलब है कि इसका मैट्रिक्स का जो आप डिटर्मिनेंट निकालें वो क्या ना हो स्टूडेंट्स, वो 0 ना हो, क्योंकि अगर 0 हो जाता है तो ये बन जाएगा एक सिंगुलर डिटर्मिनेंट या सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। तो मुझे जो ज़रूरी बात चाहिए वो क्या स्टूडेंट्स, बस वो ये कि सर यहाँ पर ये 0 ना हो। अब 0 होने के लिए बस क्या बचाना है सर, पहली बात तो x को 0 नहीं होना चाहिए, पहली बात तो एक्स स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात सर x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यानी मैं यहाँ से लिख सकता हूँ x जो है वो नहीं होना चाहिए नेगेटिव ऑफ a प्लस बी प्लस सी। क्या है आपको बात समझ आई? तो सर x या तो 0 या a प्लस बी प्लस सी नहीं होना चाहिए, यानी मैं कहूँगा ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आंसर हैं लेकिन वो इनकम्प्लीट आंसर्स हैं। तो प्रेफरेबली जो कंप्लीट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। आई होप ये बात आपको डाइजेस्ट हो रही है। अगर हम यहाँ से आगे प्रोसीड करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक ज़रूरी सा क्वेश्चन वो पूछ रहा है, द इनवर्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात तो मैं कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, आई होप आपको पता है कि सर अगर एक मैट्रिक्स है लेट्स से ए, है ना, और ये अगर ऑर्डर जो है इसका वो है ऑड, तो सर अगर एक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर का,
तो क्या आप जानते हैं सर कि अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जो कि ऑड ऑर्डर का है, तो हम बहुत ज़रूरी सी बात ये जानते हैं सर कि ऑड ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है, इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 होता है। आई होप ये प्रॉपर्टी आपको पता है। यानी कि सर हम जानते हैं अगर किसी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स निकालें तो वो क्या होता है सर, वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब सर अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑर्डर ऑड का, मतलब ऑड ऑर्डर का, जिसका डिटर्मिनेंट ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं 0 होता है, तो क्या उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है? तो पहली बात तो इनवर्स उसका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अगर वो किस ऑर्डर का है, ऑड ऑर्डर का, पहला कंक्लूजन। लेकिन क्या बस इतनी ही बात कहना सही होगा? मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा ही आंसर इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि अगर आप चीज़ें समझने की कोशिश करें तो देखो, हम इवन ऑर्डर पे बात करते हैं। अगर जो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमने माना कि सर ए जो है वो ऑफ कोर्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपको पता होगा स्टूडेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब होता है कि अगर आप ए का ट्रांसपोज निकालें तो वो नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल होता है। आई होप ये बेसिक्स आपको याद है, हमारे कॉमन नॉर्मल लेक्चर्स के दौरान मैंने सारी बातें की हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और हम मान लेते हैं कि किस ऑर्डर का है सर, मान लो ये इवन ऑर्डर का है, तो क्या, तो इसके इन्वर्स के बारे में आप क्या टिप्पणी करेंगे इन ऑप्शंस को देखकर? तो समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। सीधी सीधी सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम पहली ज़रूरी बात तो ये जानते हैं कि ए का ए इन्वर्स से अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करें तो वो क्या आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करें तो भी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, क्योंकि सर किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तो हमेशा यूनिक ही होता है। अब मैं ज़रूरी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि अगर आप यहाँ पर देखें तो मैं इन दोनों को पिक करके थोड़े से कंक्लूजन्स ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ए, है ना। मैं काम करता हूँ दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेता हूँ। तो जैसे ही आप दोनों तरफ ट्रांसपोज लेंगे तो ये लिखा हुआ है ए इनवर्स का ट्रांसपोज, और यहाँ क्या लिखा हुआ है सर, यहाँ लिखा हुआ है ए इनवर्स ऑफ ए का ट्रांसपोज। एक छोटी सी बात स्टूडेंट्स, आई होप आप जानते हैं, अगर आप ऐसे दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पर ट्रांसपोज लेते हैं तो आपकी पूरी स्ट्रिंग इनवर्स हो जाती है। यानी यहाँ पर ये क्या लिखा होगा, ये लिखा होगा ए इनवर्स का क्या स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज, और ये लिखा होगा ए का ट्रांसपोज, है ना। सिमिलरली यहाँ भी आप क्या लिखेंगे, ये पूरी स्ट्रिंग इनवर्स हो जाएगी, तो यहाँ आप लिखेंगे ए का ट्रांसपोज इंटू ऑफ कोर्स ए इनवर्स का ट्रांसपोज। आई होप इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब एक छोटी सी बात, छोटी सी ज़रूरी बात ये कि आई होप हम जानते हैं सब लोग कि ए का जब आप ट्रांसपोज लेंगे, और चूंकि ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जब आप ए का ट्रांसपोज लेंगे और चूंकि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर इन केस आपको ये प्रॉपर्टी भी साथ में कंक्लूड करनी है कि सर ये जो है आई आपका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है प्रोडक्ट, तो अगर सर मैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहा हूँ तो वो एनीवे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है, अगर मैं तीनों तरफ इक्वल साइन लेकर चलूँ। तो ये बात आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब जो ज़रूरी बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो ये स्टूडेंट्स कि अगर आप यहाँ पर देखें तो जो ए का ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाने वाला है सर, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ये हो जाने वाला है नेगेटिव ऑफ ए, क्योंकि ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए इक्वल होगा, क्योंकि ए के इक्वल होगा, क्योंकि ये आपका एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यहाँ तो हम लिखेंगे ए इनवर्स का ट्रांसपोज। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बड़ी आसान सी बात अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो मैं ये कि सर ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाने वाला है, और अगर ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं तो आपको मिल रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, ए इनवर्स का ट्रांसपोज ए से मल्टीप्लाई जब आप करें, या ए से सर आप ए इनवर्स के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें, तो हमें मिल रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं सारी बातें थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं और बस इसे थोड़ी सी देर ध्यान से देखूं, तो सर मैं बस आपसे आसान सी बातें कहना चाह रहा हूं कि सर एक मैट्रिक्स है, उसमें इससे मल्टीप्लाई करो या उस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करो, तो आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। यानी आप कहोगे कि सर ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स, ये जो मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स क्या होगा सर, इसका इन्वर्स होगा ये, इसका इन्वर्स होगा आपके अकॉर्डिंग ए इनवर्स का ट्रांसपोज। लेकिन सर आप कैसी बातें कर रहे हो, आपने अभी तो बोला था सर कि ए जो मैट्रिक्स है उसका जो इन्वर्स है वो है ए इनवर्स। अब आप कह रहे हो सर ए जो मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स है आपके अकॉर्डिंग ए इनवर्स का ट्रांसपोज। लेकिन हमने एक बहुत ज़रूरी सी बात सीखी है सर कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है, इन्वर्स हमेशा सर यूनिक होता है। क्या आपको ये बात है सर, याद है? अगर इन्वर्स की हम बात करें तो इन्वर्स हमेशा यूनिक होता है। यानी आप एक तरफ कह रहे हो कि सर ए का जो इन्वर्स है, ए का जो इन्वर्स है वो ए इन्वर्स का ट्रांसपोज है, और एक तरफ आप कह रहे हो ए का जो इन्वर्स है वो ए इन्वर्स है, यानी ए टू द पावर -1, जिसे आप ऐसे डिनोट करते हो इस तरीके से। तो आप बेसिकली दो बातें कह रहे हो, तो ये दोनों बातें अलग अलग नहीं हो सकती। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि जो ए का इन्वर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, वो ए इन्वर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। कब सर? एक बड़े ही खास केस में। कब? जब आपका कैसा मैट्रिक्स हो सर, जब आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, किस ऑर्डर का, इवन ऑर्डर का, क्योंकि सर ऑड ऑर्डर में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे? आपसे अगर पूछा जाए ऑप्शन ए, तो सर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट, आई डाउट। अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट, आई थिंक। चीज़ें अब आपको दिख रही हैं। ट्रांसपोज ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स, क्या आप जल्दी से मुझे बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे?
बड़ी ही सॉर्टेड सी बात आपको नजर आ रही होगी स्टूडेंट्स, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनने का तो चांस ही नहीं है। लेकिन अगर आप ऑप्शन बी को देखें तो क्या कह रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट, क्योंकि ए का इन्वर्स भी क्या निकल कर आ रहा है सर, ए का इन्वर्स भी कुछ ऐसे ही बिहेव कर रहा है, ए के इन्वर्स का ट्रांसपोज, और अगर ऐसे वो बिहेव कर रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे कि सर ये भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है, क्योंकि वो वही मैट्रिक्स है, बस उसमें उसको क्या किया है हमने जॉइन निकाल कर चीज़ें वर्कआउट की हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो वापस हमें जो मिलेगा वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा। आई होप ये क्वेश्चन और इसका एक्सप्लेनेशन और सोल्यूशन और आंसर आपको समझ आ रहा है। इसी के साथ अगर हम आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने लिखा हुआ है, ज़रा ध्यान से देखिए इसे। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ है लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, ठीक है, सच दैट द ट्रांसपोज ऑफ इनवर्स ऑफ ए इज इटसेल्फ, यानी क्या वो कहना चाह रहा है सर ए के ट्रांसपोज का इनवर्स जो है वो ए खुद है, ठीक है सर। ये बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर इस बात को मैं समझने की कोशिश करूं तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, वो आपसे कहना चाह रहा है कि सर ए का जो इन्वर्स है, ए या रादर आप ऐसे देख लो, ए के ट्रांसपोज का जो इन्वर्स है वो कौन है, ए। सर अगर ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स ए है तो कहना ही सही कि सर ए का इन्वर्स भी कौन होगा, ए का ट्रांसपोज। यानी बड़ी सिंपल सी बात मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर अगर आपसे कोई पूछे कि सर ए का अगर इन्वर्स इस केस में जो है वो कौन है, वो ए ट्रांसपोज है। ऐसा क्यों कहा सर आपने, क्योंकि सर ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स ए है ना, तो ऑफ कोर्स ए का इन्वर्स कौन होगा, ए का ट्रांसपोज, क्योंकि ये म्यूचुअल होते हैं और यूनिक होते हैं, तो सर आप कह सकते हो ए और ए के ट्रांसपोज का प्रोडक्ट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ऑफ कोर्स ऑर्डर 3 का ही, है ना। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर क्या दोनों तरफ आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, बिल्कुल, अगर दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लिया तो इस तरफ अगर लूँ मैं तो ये हो जा रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या आप मुझे सिखा सकते हो स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, सर हम बिल्कुल जानते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1, और अगर यहाँ मैं आपसे पूछूं तो क्या आप इसे लिख सकते हो, सर हम डिटर्मिनेंट को इंडिविजुअली डिवाइड कर सकते हैं ए में और ए के ट्रांसपोज में। एक और छोटी सी बात स्टूडेंट्स की, आप जानते हो कि सर ए का डिटर्मिनेंट लीजिए या ए के ट्रांसपोज का, दोनों सेम होते हैं, तो आप इसे लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाता है उसका स्क्वायर आ जाता है 1। क्या मैं कह सकता हूँ स्टूडेंट्स, अगर मैंने इस स्क्वायर को उस तरफ शिफ्ट किया तो हो जाने वाला है प्लस माइनस √/1, यानी आपके जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है स्टूडेंट, सर वो आती है 1। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बड़ी साधारण सी बात मैंने आपसे कही। अब क्या, अब अगर यहाँ से चीज़ें हम देखें तो वो पूछ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, वो आपसे क्या पूछ रहा है स्टूडेंट्स, वो आपसे पूछ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ये बड़े बेसिक सी बातें हैं जो हमने थ्योरी लेक्चर्स के दौरान डिस्कस की हैं, अगर हमने डायरेक्टली समझाऊं तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो इसको बेसिकली हम जानते हैं कि सर ये जो वैल्यू होती है ये होती है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहले तो आप ले लेते हैं इसी डिटर्मिनेंट ए का, और जब आप इसे लिखते हैं, ये वैल्यू हमने थ्योरी लेक्चर्स के दौरान एक्सप्लोर की है, आप इसे रेस करते हैं इसके ऑर्डर में से 1 तक और इसके ऑर्डर में से 1 तक इसे रेस करते हैं तो उसका आप कर देते हैं स्क्वायर, अगर इस तरह के एक एक्सप्रेशन की बात होती है तो। यानी सर अगर इस क्वेश्चन में हम देखना चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में हम क्या प्रोडिक्शन करेंगे, यहाँ पर हमें दिख रहा है जो डिटर्मिनेंट ए है उसकी वैल्यू है +-1, और हमसे पूछा जा रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, यानी जब हमसे ये पूछा जा रहा है तो मैं इसे लिखूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या है सर, ये है ऑर्डर 3 का, ये है ऑर्डर 3 का, तो इसे हम क्या लिखेंगे 3 - 1 का होल स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ आ रही है ना। और इस तरीके से अगर आप सोचें तो सर कुछ भी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहां यहाँ लिख दिया है आपने +-1, तो सर चाहे +1 हो या -1, जब ये 3 - 1 है तो ये क्या है 2 और इसकी पावर 2 है, यानी सर चाहे हो +1 या -1 उसकी पावर है 2 की पावर 2 यानी 4, और 1 की पावर 4 या -1 की पावर 4, इट विल गिव यू 1, यानी आप मार्क करेंगे ऑप्शन डी। विद दैट स्टूडेंट्स प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखिए ध्यान से, इसे पढ़िए और समझिए। देखो बहुत सारे तरीकों से आप इसे प्रूव कर सकते हो। मेरा कहना है कि अगर मैं सीधी सीधी एक अप्रोच से स्टार्ट करूं तो मेरा कहना है कि वो पहले तो ये कह दे रहा है, बहुत ज़रूरी बात, कि ए और बी जो है वो 2 नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। बहुत खुशी की बात है, यानी कि इनके इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं। क्यों सर, क्योंकि पहली बात है नॉन सिंगुलर है और स्क्वायर की होने की वजह से बहुत ईजिली हम चीज़ें वर्कआउट कर पाएंगे, और सर सेम ऑर्डर की, मतलब चीज़ें बहुत हद तक सॉर्टेड हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं, वो आपसे पूछ रहा है एडजॉइंट ऑफ ए बी। सो एनीवे फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, बट हम इसका प्रूफ आज समझते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए बी एग्जैक्टली होता क्या है।
तो शुरुआत करते हैं इस पार्ट से। मेरा कहना है एडजॉइंट ऑफ ए बी को क्या हम ऐसे कह सकते हैं, अगर मैंने आपसे पूछा होता, याद है स्टूडेंट्स, ये बड़ी बेसिक सी बात, कि अगर हमसे कभी भी कोई भी कहे कि सर बताओ अगर एक मैट्रिक्स है एक्स तो इसका इन्वर्स क्या होता है, तो आप कहते हो सर इस मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है, वो होता है एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। यानी यहाँ से क्या हम ऐसा कह सकते हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, कि सर डिटर्मिनेंट को अगर इधर शिफ्ट किया तो आप कह सकते हो सर कि सर किसी भी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है, किसी भी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है वो उस मैट्रिक्स में उसके इन्वर्स में डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करके आप अचीव कर सकते हो। क्या ये बात आप समझ पाए? यानी अगर मुझसे कोई पूछता है एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी को क्या लिख सकता हूँ मैं? सर मैं लिख सकता हूँ ए बी का इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। आई होप इस बात ने आपको ज़्यादा बॉदर नहीं किया। अभी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये बात समझ आई तो हम ए बी के इन्वर्स के बारे में क्या जानते हैं। आपको एक और प्रॉपर्टी याद दिलाता हूँ स्टूडेंट्स, अगर हमसे कोई पूछता है दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का इन्वर्स है ना, तो हम कहते हैं सर उसे आप लिख सकते हो y इन्वर्स इंटू एक्स इन्वर्स। याद है स्टूडेंट्स, यही ट्रांसपोज पर भी अप्लाई होता है और यही इन्वर्स पर भी अप्लाई होता है। यानी अगर ए बी में यहाँ इन्वर्स निकालना है तो स्ट्रिंग हमारी अपोजिट हो जाएगी, यानी आप पहले लिखेंगे बी का इन्वर्स और फिर आप लिखेंगे ए का इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। और ये प्रॉपर्टी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है। सर इसे आप लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो आप इसे लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब अगर एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूँ तो क्या इसे देखकर कुछ कमेंट या टिप्पणी आप कर सकते हो? सर ए का इन्वर्स इंटू ए का डिटर्मिनेंट जो होगा उसे आप लिख सकते हो ए का एडजॉइंट, यानी आप इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हो बी इन्वर्स, है ना। क्या मैं इस बी को इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी तो इसे आप कहीं भी लिख सकते हो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स का ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन मतलब मैट्रिक्स का सीक्वेंस मैटर करता है, बट ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है ना, तो आप स्केलर क्वांटिटी को तो कहीं से भी कहीं शिफ्ट कर सकते हो। तो ये जो है बी इन्वर्स, और मैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी को अलग लिख लेता हूँ, बट मैं अगर आपसे कहूँ ए इन्वर्स और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसे मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, क्या इसे मैं लिख सकता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए। और सर अगर इतना आपने कह दिया तो आप इतना भी समझ ही लो कि सर बी इन्वर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा। सर बी इन्वर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपका हो जाने वाला है एडजॉइंट ऑफ बी, है ना। और यहाँ पर तो आपको क्या दिख रहा है ऑलरेडी, एडजॉइंट ऑफ ए। यानी क्या स्टूडेंट्स, यानी बहुत ज़रूरी बात जो आप सब जानते हो कि एडजॉइंट ऑफ ए बी जो होगा वो होगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी आप मार्क करेंगे ऑप्शन बी। इसे याद रखिएगा एज अ फॉर्मूला, एज अ प्रॉपर्टी, अपनी चीट शीट में लिख के रख लीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सीधे सीधे बहुत बार काम आने वाला है और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो हम हर बार ऐसा प्रूफ नहीं देख रहे होंगे, ये रिजल्ट आपको मैं याद रखने को कह रहा हूँ क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। आई होप ये पार्ट समझ आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या नजर आ रहा है, एक शानदार सा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए इसे। मेरा आपसे कहना है कि आप इस क्वेश्चन को देखो दो तरीकों से कर सकते हो, या तो आप सारे ऑप्शंस ट्राई कर लो, सर सारे ऑप्शंस ट्राई कर लो, यहाँ पर एक्स की जगह रख के देख लो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लो और जो भी इसके इक्वल आता है वैसे कर लो। बट क्या आपको कुछ तरीके याद है कि हम इसे सर ऐसा सोचने के बजाय और भी आसान से अच्छे तरीकों से सोच सकते हैं? जैसे कैसे? जैसे एक तरीका आपने देखा होगा जब हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते वक्त देखा, यानी कि सर अगर इस मैट्रिक्स को मैं थोड़ी देर के लिए आपके लिए कहूँ ए, ये जो मैट्रिक्स हम खोज रहे हैं जो कि ऑप्शंस में दिया है इसे हम कह देते हैं एक्स, और अगर मैं इसे कह देता हूँ थोड़ी देर के लिए मैट्रिक्स बी, तो सर ये ए एक्स इज इक्वल्स टू बी जैसा कुछ लिखा हुआ है। मैं पहले इस मैट्रिक्स ए की बात करता हूँ। क्या आप मुझे मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट बता सकते हैं? सर अगर मैट्रिक्स ए का आप डिटर्मिनेंट पूछ रहे हो तो बड़ा आसान है, 2 -2 इंटू 1 दैट्स -2, है ना, और 3 इंटू -4 दैट्स -12, -12 को नेगेटिव किया तो +12, और ये आ जा रहा है +10 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। सर इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि स्टूडेंट्स अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है, यानी ये आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। यानी सर अगर मैं ए एक्स इज इक्वल टू बी इक्वेशन में दोनों तरफ प्री मल्टीप्लिकेशन करता हूं ए इनवर्स से, तो ये हो जाने वाला है ए इनवर्स ए एक्स, और यहां आप लिखने वाले हो ए इनवर्स बी। तो सर ए इनवर्स इंटू ए, याद आ रहा है स्टूडेंट्स किसी मैट्रिक्स को से इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वही ऑर्डर का, इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। और सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू अ मैट्रिक्स ऑलवेज गिव्स यू द ओरिजिनल मैट्रिक्स, तो एक्स जो होगा वो होगा ए इनवर्स बी। तो सर हम एक्स निकाल तो पाएंगे, उसके लिए क्या करना है, इस मैट्रिक्स बी को ए के इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करना है। तो सर हम अब कोशिश करते हैं ए इनवर्स निकालने की। ए इनवर्स जब आपने निकालना चाहा तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे? सर इस मैट्रिक्स का इनवर्स हम कैसे निकालते हैं इस पे बात करते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात स्टूडेंट्स की अगर हम यहाँ से चीजें फिगर आउट करें तो मैं बड़ी सिंपल सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ए इनवर्स से बी को प्री मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो देखो क्या हो जा रहा है, मुझे ए इनवर्स निकालना है, ये मेरा मैटर ऑफ कंसर्न है। ए इनवर्स के लिए क्या सर 2/2, ये जो ऑर्डर है ये क्या है सर,
ये 2/2 ऑर्डर, तो सर यहाँ तो इनवर्स निकालना आसान है क्योंकि आप डिटर्मिनेंट निकाल चुके हो जो कि क्या है 10। तो सर 2/2 में तो आप क्या निकाल लो पहले एडजॉइंट। तो जैसे ही हमने ए का एडजॉइंट निकाला तो कितना आसान है स्टूडेंट्स, याद है ना आपको। सर बहुत ईजिली आपको फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल सकते हो 2/2 में, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है। सर ये जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स है आप इंटरचेंज कर दो इन्हें, मतलब आप क्या कर दो, अगर ये 1 और -2 है तो -2 को यहाँ लिख दो और 1 को यहाँ लिख दो। सर जो सेकेंडरी डायगोनल है आपका, जो दूसरा वाला डायगोनल है, उसके एलिमेंट्स वहीं रखे रहने दो, बट उन पे आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो, यानी हो जाने वाला है -3 और हो जाने वाला है +4। बहुत अच्छी बात सर, ऐसा कर लिया। अब क्या, अब मैं कहना चाह रहा हूँ अगर एडजॉइंट ऑफ ए पता चल गया है तो ए इनवर्स कितना आसान है, क्योंकि ए इनवर्स क्या होता है सर, ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जस्ट अभी निकाला स्टूडेंट्स कितना 10, तो ए इनवर्स के बारे में क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे 1/10, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1/10 ऑफ मैट्रिक्स आपका जो है -2 4 -3 एंड 1। सर ठीक है, ए इनवर्स आपने निकाल लिया। अब क्या, अब तो चीज़ें बहुत आसान है क्योंकि ए इनवर्स को बी से बस मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई किया तो ए इनवर्स 1/10 को मैं अभी बाहर ही रख रहा हूँ, बाद में बात करेंगे इससे। सर ए मतलब ए इनवर्स में जो मैट्रिक्स है वो क्या है, -2 4 -3 और 1। सर व्हाट अबाउट बी, सर अगर मैट्रिक्स बी को यहाँ लिखें तो मैट्रिक्स बी क्या है सर, मैट्रिक्स बी आपका ये रहा। तो अगर इसके बारे में बात करें तो ये कितना है स्टूडेंट, सर ये लिखा हुआ है -16, फिर लिखा हुआ है -6, यहाँ लिखा हुआ है 7 और यहाँ लिखा हुआ है 2, है ना। सर इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को सॉर्टेड करते हैं। सर ठीक है, इसे कर लिया। अब इसे करने के लिए क्या करेंगे सर, वही रो और कॉलम। तो 1/10 तो पहले एज इट इज लिख ही लेते हैं ताकि कुछ गलती ना हो। तो अभी हम किसको इवैल्यूएट करें स्टूडेंट्स, हम लिखने वाले हैं मैट्रिक्स एक्स, है ना, जिसमें सबसे आगे तो 1/10 दिख रहा है, जिसे हम बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे। बट अब अगर अंदर की बात करें तो देखो ध्यान से, सर इसकी रो और इसका कॉलम, सर -2 को -16 से मल्टीप्लाई किया तो आई थिंक +32, तो यहाँ पे आपको दिखेगा +32। फिर क्या, फिर सर 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता है 28, तो ये हो जाएगा +28। क्या बात आपको समझ आई, ये बाय द वे 32 है ना, डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज 32 और यहाँ पे एक और जो टर्म मिल रही है दैट इज 28। फिर क्या सर, यही -2 और 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -6 और 2 से, सो -2 इंटू -6 कितना +12, तो ये हो जाने वाला है कितना स्टूडेंट्स +12। और सर 4 इंटू 2 दैट्स 8, तो ये 8 आप इसमें ऐड कर देंगे। आई होप ये हमने 12 भी लिखा था, तो यहाँ लिखेंगे आप 12 और यहाँ लिखेंगे 8। आई होप इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फिर क्या, फिर ज़रूरी बात सर, अब आप सेकंड रो को उठा लीजिए। यहाँ पे ये 2 गलती से यहाँ शिफ्ट हो गया, ऐसे हम हटा देते हैं। अब सर आप सेकंड रो को उठाएंगे, लेकिन सेकंड रो के साथ आप वापस कैसे लेंगे, जब आप सेकंड रो को उठाएंगे तो इसके साथ वापस आप लेंगे फर्स्ट कॉलम को। तो -3 इंटू -16 +48, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे क्या, +48, है ना। फिर क्या, फिर सर बड़ी सिंपल सी बात, 1 इंटू 7 दैट्स +7, तो यहाँ आप लिख लेंगे +7। सर आगे क्या, आगे तो और कहानी सिंपल है, -3 इंटू -6 वो हो जाता है +18, तो यहाँ आप लिख लीजिए +18। और फिर क्या सर, 1 इंटू 2 दैट्स कितना, +2। तो ये कितना है स्टूडेंट, सर ये है, मैं फिर से देख लेता हूँ एक बार, -3 इंटू -6 दैट्स +18, ये 8 गॉट मिसिंग बेसिकली, वो यहाँ आ गया था, है ना। फिर आगे अगर हमने देखा सो क्या लिखा, 1 इंटू 2 दैट्स कितना 2, तो हम यहाँ लिखेंगे +2। तो सर चीज़ें कुछ ऐसी सी बन रही हैं, ठीक है, इन्हें देख लेते हैं। अब क्या, अगर मैं आपसे बात करूँ तो सर इसका क्या, सर 32 + 28 कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, 32 + 8 40, 40 + 20 कितना 60, है ना। सर 12 + 8 कितना, आई थिंक 20, है ना। 18 + 2 कितना, आई थिंक 20। सर 48 + 7 के बारे में बताओ आप, तो आई थिंक 48 + 2 हो जाता है 50, और 50 प्लस आई थिंक 5 हो जाता है 55। कोई कंफ्यूजन स्टूडेंट्स, आई थिंक चीज़ें सुलझी हुई हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब सर इस 1/10 का क्या, मैं कहता हूँ अगर मैट्रिक्स में किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है। तो चूंकि आप 1/10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो इस तरीके से हो जाने वाला है। और ये जो वैल्यू अगर सिंप्लीफाई करके हमने लिखी तो ये क्या आ जा रही है, इस पर बात करते हैं। सर यहाँ तो 6 आ जाने वाला है, यहाँ आ जाने वाला है 2, यहाँ भी आ जाने वाला है 2, और 55/10, तो आई थिंक ये 5.5 होगा। लेकिन इससे अच्छा वैल्यू जो मैं लिखूँ तो सर 5 से आप कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 11/2, ये हो जाएगा 11/2, है ना। तो ऐसा कुछ हमें मिलेगा। तो 6 2 11/2 जैसा कुछ दिखना चाहिए, जो कि दिख रहा है ऑप्शन सी में। आई होप ये पूरा क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल में समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या नजर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेंस ने 2018 में पूछा है, बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, बहुत मजेदार सा, बहुत ही 2017 में पूछा है बेसिकली। ये एक अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसे। इस क्वेश्चन के थ्रू में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात सिखाने वाला हूँ स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप मुझे a माइनस लेमडा आई ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, आई जो है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, निकाल के बता सकते हो क्या, तो निकाल सकते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से। सर a जो है, a तो क्या है सर, a है 2, है ना, -4
-3 एंड ऑफ कोर्स +1। लेकिन सर लैम्डा आई का क्या मतलब? लैम्डा आई होप आप बात समझ पा रहे हो। आई होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा 0 0 लैम्डा। क्यों किया सर ये, इस बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हम इनके डिफरेंस का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सुनिए बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर चीजें रिप्लेस की तो क्या दिख रहा है सर? करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे तो 2 में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा? लैम्डा। सो दिस विल बी 2 माइनस लैम्डा। -3 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया, सो वी आर लेफ्ट विद -3। -4 में से 0 का कोई औचित्य नहीं है, और अगर हम आगे बढ़े तो ये तो हो जाने वाला है -4, और ये कितना हो जाने वाला है सर? ये हो जाने वाला है 1 माइनस लैम्डा। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? और सर इसका आपको निकालना है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है, जो कि किसके इक्वल है? जो कि है डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई। अब अगर हम इसे निकालते हैं तो ये क्या आता है? सुनिएगा बहुत ध्यान से, अगर आप इसे निकालते हैं तो अगेन ये कितना हो जाता है? 2 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा, ठीक है सर। ये हो जा रहा है 2 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा, और अगर इस तरफ देखें सो -4 इंटू -3 +12, लेकिन आप उसे करेंगे सब्ट्रैक्ट, है ना। और ये किसके इक्वल आ रहा है? ये आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई। ये क्यों निकाल रहे हैं? बहुत ज़रूरी सी बात आप सीखने वाले हैं। अगर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? सुनिएगा बहुत ध्यान से सर, ये मिलेगा 2, है ना। तो पहले लिख लेते हैं 2, यहाँ मिलेगा माइनस लैम्डा, तो ये हो जाने वाला है माइनस लैम्डा। फिर क्या, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं। फिर ये मिलेगा कितना? ये मिलेगा सर -2 लैम्डा, और यहाँ मिलेगा प्लस लैम्डा स्क्वायर। कोई डाउट स्टूडेंट्स? और यहाँ पे ऑफ कोर्स -12 तो है ही। और ये किसके इक्वल है सर? ये इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई के। अभी क्या, अगर मैं आपसे इसी वैल्यू को थोड़ा सिंप्लीफाई कर कर पूछूं तो ये जो है डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई, ये किसके इक्वल है सर? ये इक्वल है, ध्यान से सुनिए, लैम्डा स्क्वायर, है ना। फिर क्या दिख रहा है सर? फिर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर दिख रहा है -3 लैम्डा, तो ये कितना दिख जा रहा है स्टूडेंट्स? ये दिख जा रहा है -3 लैम्डा। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो फिर क्या दिख रहा है? -12 + 2 दैट्स -10, है ना। तो ये कितना दिख रहा है सर? ये दिख रहा है -10। क्या इसमें कोई डाउट है स्टूडेंट्स? अब बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे कहूँ या पूछूँ तो क्या, अगर सर यहाँ पर अगर मैं लैम्डा को a से रिप्लेस करता हूँ तो क्या आप लेफ्ट हैंड साइड पर देख पा रहे हो? a माइनस a इंटू आई। सर अगर a को i से मल्टीप्लाई किया मतलब i, तो ये बेसिकली मिल रहा है a माइनस a का डिटर्मिनेंट। और a माइनस a का डिटर्मिनेंट क्या होता है सर? a माइनस a यानी जीरो मैट्रिक्स, और जीरो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है 0। यानी सर इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करता है? दिस इक्वेशन गेट्स सेटिस्फाइड बाय a, है ना। सो a बेसिकली सेटिस्फाई और सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब कि सर आप चाहो तो यहाँ पर लैम्डा की जगह a रखोगे तो वो 0 के इक्वल होगा। यानी सर आप कह सकते हो a स्क्वायर -3a -10 इज इक्वल टू 0। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? इसका क्या फायदा सर? इसका बस इतना सा फायदा स्टूडेंट्स कि अगर आप क्वेश्चन में देखो तो आपको 3a स्क्वायर + 12a दिख रहा है। तो कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं इसे ऐसा लिखता हूँ, देखो a स्क्वायर -3a, तो क्या मैं राइट हैंड साइड पर 10 को शिफ्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। अब अगर मैं आगे आपसे बातें पूछूं तो क्या हमें चाहिए? क्या 3a स्क्वायर। तो मैं पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हो जाता है 3a स्क्वायर -9a इज इक्वल टू 30। लेकिन सर प्रॉब्लम बस ये है कि ये -9a नहीं है, यहाँ पर तो आपको क्या दिख रहा है? 12a, यहाँ पर आपको दिख रहा है +12a। तो एक छोटा सा काम ये कर लेते हैं, मुझे क्या चाहिए? +12a, राइट। और ये कितना है? -9a। तो अगर यहाँ मुझे +12 चाहिए तो बहुत ध्यान से सुनिए, मैं दोनों तरफ या इसी तरफ 3a स्क्वायर -9a, सुनिएगा बहुत ध्यान से, +12a एंड -12a करता हूँ। आई होप इस बात से ज़्यादा प्रभावित आप नहीं हो रहे हैं और ये बातें आप समझ पा रहे हैं। ये क्यों कर रहे हो सर? ये इसलिए कर रहा हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड पर इन शॉर्ट एक चाहिए था 12a, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पर मिल गया 12a। अब ये जो राइट हैंड साइड पर है कौन कौन? -9a और -12a, ये ओवरऑल कितना हो जा रहा है सर? ये ओवरऑल हो जा रहा है फाइनली कितना? 9 और 12 को ऐड किया तो आई थिंक 21। तो ये 21a हम उस तरफ शिफ्ट करते हैं। तो मैं एक बहुत क्रूशियल सा रिजल्ट बता रहा हूँ कि 3a स्क्वायर +12a किसके इक्वल है सर? ये इक्वल है 30 + 21a के। सर ये सारी बातें हो क्यों रही है? ये क्यों निकाल रहे हो? मैं ये इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि सर मैंने जो ये निकाला 3a स्क्वायर + 12a, ये जो आपका मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल आ रहा है सर? वो आ रहा है 30 + 21a के इक्वल। यानी अगर आपसे कोई पूछता है एडजॉइंट ऑफ 3a स्क्वायर + 12a, तो आप उसे कहोगे कि सर वो तो इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ 30 + 21a के इक्वल। बस इतना सा याद रखना पड़ेगा कि ये सिर्फ 30 नहीं होगा, ये आपका 30 क्या होगा? अगर मैट्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आप इसको फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह कंसिडर करोगे, क्योंकि आप स्केलर क्वांटिटी को मैट्रिक्स में ऐड नहीं कर सकते, आपको उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह कंसिडर करना होगा। यानी सर इतना निकालने के बजाय ये निकाल लेते हैं, जल्दी निकल जाएगा। तो पहले तो निकालते हैं 21a। सर 21a जब निकालें तो a कितना है? 2 3 4 1, है ना। जो a है आपका वो कितना है? 2 -3 -4 n +1 आई बिलीव, बिल्कुल, है ना। तो याद आ रहा है आपका -4 n 1।
सर ये तो है आपका ए, लेकिन आपको क्या चाहिए 21A। 21A मतलब क्या सर, इसको आप मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 21 से, और उसमें क्या ऐड कर दीजिए सर, उसमें 30i ऐड कर दीजिए। तो हम पहले तो ये निकालने वाले हैं। 30i मतलब क्या सर, 30 आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 30i बन जाने वाला है। क्या इसमें कोई डाउट है स्टूडेंट्स? आई होप यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब क्या, अब अगर बड़ी आसान सी बात मैं कहूँ यहाँ पर, तो क्या स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा। अब सर अगर इसे आप इवेलुएट करते हो तो क्या बन जा रहा है, 21 इंटू टू, 21 इंटू टू 42 है ना, 21 इंटू थ्री -62 है ना, 21 इंटू फोर आई थिंक 84 बट -84, और 21 इंटू वन दैट्स 21। और इसमें आप क्या ऐड करोगे, इसमें ये आप ऐड करोगे, तो मैं यहीं ऐड कर देता हूँ 42 प्लस 30 62 -62 प्लस 0 -84 प्लस 0 एंड 21 प्लस 30। तो ये आपका क्या आ जा रहा है सर, ये जो मैट्रिक्स आ रहा है ये आपका ये मैट्रिक्स है 30i प्लस 21a। तो जो मैट्रिक्स है दिस इज योर 21a प्लस 30i। क्या आपको बात समझ आ रही है? आई होप आप चाहे तो वैसा भी कर सकते हैं जो उसने डायरेक्ट पूछा था, बट मैं इस एक अप्रोच आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो ऐसे भी चीज़ होती हैं। 42 प्लस 30 कितना हो जा रहा है सर, ये हो जा रहा है 72, -62 प्लस 0 सर ये हो जाता है -62, 84 तो ये -84 ही रहने वाला है, और 21 प्लस 30 आई थिंक 51। तो सर चीज़ें ऐसे निकल कर आ रही हैं। अब क्या, अब तो सर आसान है, क्योंकि ये किसकी वैल्यू है सर, अगर ये है 21a प्लस 30i है ना, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इसका एडजॉइंट। तो किसी भी मैट्रिक्स का, स्पेशली सर अगर उसका ऑर्डर 2/2 है, एडजॉइंट निकालना आसान है। ये जो आपका मैट्रिक्स है 21a प्लस 30i, इसका जब आप एडजॉइंट निकालेंगे तो सर एडजॉइंट कितनी आसान सी प्रोसेस है। आप क्या करिए, आप लीडिंग डायगोनल जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं। तो 51 यहाँ आ जाता है, 72 वहाँ चला जाता है। और क्या, और तो सर बड़ी आसान सी बात है, जो आपका सेकेंडरी डायगोनल है, जो आपका ये जो डायगोनल है, इसके एलिमेंट्स वही रखते हैं, बस नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -84 का पॉजिटिव प्लस 84, -62 का पॉजिटिव प्लस 62। तो ये आपका आता है एडजॉइंट ऑफ 21a प्लस 30i, और यही किसके इक्वल होगा सर, यही इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ 3a स्क्वायर प्लस 12a, यही होगा 3a स्क्वायर प्लस 12a के। यानी अगर मैं देखूं तो मेरे ख्याल से जो ऑप्शन आपको मार्क करना चाहिए उसे ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, 51 62 84 72। सो 51 62, आई थिंक हमने कहीं कोई कैलकुलेशन में एरर किया है, वायदा पे बस ये 63 आ रहा है। मैंने 63 क्यों लिखा आई डोंट नो, कहीं कोई मैंने गड़बड़ की। आई थिंक आई एम रियली सॉरी। 21 इंटू जो 3 होगा स्टूडेंट्स दैट शुड बी 63। अनोइंगली मैंने वो 42 के कारण 62 लिख दिया। आप ऐसे सिली एरर्स अवॉइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये भी 63 और ये भी 63। तो इस वजह से 51 63 84 एंड 72 वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए है ना। आई थिंक यही आंसर होगा। और ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है कि आपको रियलाइज हो रहा है जेईई मेंस बहुत टफ एग्जाम नहीं है। आप चाहते तो ऑफकोर्स आप पहले ए स्क्वायर निकालते, फिर 3 से मल्टीप्लाई करते, फिर 12 को ए से मल्टीप्लाई करते, फिर उनको ऐड करते और फिर एडजॉइन निकाल लेते, तब भी आपका आंसर सही आता। बट मैं आपको एक नई अप्रोच, एक नया पर्सपेक्टिव देना चाह रहा हूँ कि देखो इस तरीके से भी क्वेश्चंस को सोचा जाता है। आप उनको लीनियर इक्वेशंस में भी डाल सकते हो और इस तरीके से आप उसको सेटिस्फाई करके भी चीज़ें एवेलुएट कर सकते हो, जो कि ऑल्सो इज ऑल्सो वन ऑफ द ईजियर मैथड्स। अगर ये बात समझ आई तो आई थिंक अब हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, जेईई मेंस ने 2019 में पूछा है। वहाँ क्या लिखा है इसे पहले ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर कहने का तरीका बड़ा सिंपल सा है स्टूडेंट्स। अगर मैं चीज़ें देखूँ तो देखो आप यहाँ पे 1 और यहाँ -1, यहाँ साइन थीटा और यहाँ माइनस साइन थीटा दिख रहा है। मतलब सर अगर मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए ही, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एवेलुएट करना ही है, तो वो निकालने से पहले क्या मैं थोड़े से कुछ चीज़ें कर सकता हूँ। मैं इसमें ये करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं रो 1 और रो 3 को ऐड करता हूँ, वही डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही निकाल रहे हैं, बट किस तरीके से, पहले मैं कर ले रहा हूँ कि सर रो 1 में मैं रो 1 और रो 3 कर दे रहा हूँ। इससे क्या फ़ायदा, आई होप आपको दिख रहा है फ़ायदा। फ़ायदा ये कि 1 - 1 दैट्स 0, साइन थीटा माइनस साइन थीटा दैट्स 0, और बच क्या जा रहा है 1। बाकी चीज़ें एज इट इज़, क्या बाकी चीज़ें, माइनस साइन थीटा 1 एंड प्लस साइन थीटा, इसका कोई पॉइंट नहीं है, फिर भी लिख देते हैं। आई होप आपको दिख रहा है क्यों कोई पॉइंट नहीं है। -1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे क्या लिखा होगा, यहाँ पर आपका लिखा होगा स्टूडेंट्स 1। फिर क्या सर, फिर मेरे ख्याल से अब आप कुछ सोचिए मत, अब आप तो बस रो 1 के अलॉन्ग एक्सपांड कर दीजिए। सो 0 के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं, 0 के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं, प्लस माइनस प्लस, तो 1 के अलॉन्ग किया तो बस ये दो चीज़ें बच जानी है। तो क्या दिखेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आ रहा है वो कितना, माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा है ना,
और ये क्या -1 इंटू 1 -1 और इसमें आप कर देंगे 1 ऐड, तो सर ये आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। बहुत खुशी की बात है, और इसमें 1 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब वो पूछ रहा है डिटर्मिनेंट ए किस इंटरवल में लाई करता है। मैं बड़ी आसान सी बात आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हो साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। सर अगर मैं आपसे बात करूँ साइन थीटा की, तो हम जानते हैं साइन थीटा जो होता है फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ थीटा इट लाइज बिटवीन -1 एंड 1। बट द प्रॉब्लम इज कि सर जो थीटा है वो आपका 3π/4 से 5π/4 तक है। जो आपका थीटा है वो है 3π/4 से 5π/4 तक। मैं आपको साइन का ग्राफ याद दिलाता हूँ स्टूडेंट्स, साइन का ग्राफ याद करिए। सर साइन का ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होता है, आई होप आप सभी ने इसे नोटिस किया है। अब अगर मैं इसे 3π/4 से 5π/4 तक नोटिस करूं तो ये हो जाता है आपका क्या, आई एम रियली सॉरी, दिस इज 3π/4 राइट। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर 3π/4 का एक मोटा मोटा आप आइडिया लेना चाहें तो एक्जैक्टली कितना एंगल होता है बस वो समझ लेते हैं। तो 3π/4 कितना होगा, सो 3 पाई कितना 180 और 4 से आपको डिवाइड करना है ना। मैं सिंपल सी बात कहता हूँ कि आप जानते हैं π/4, सर हम जानते हैं π/4 कितना होता है। सर π/4 होता है आई थिंक 45 डिग्री है ना। तो 45 का ट्रिपल, 45 का ट्रिपल कितना होता है सर, 45 का ट्रिपल आप निकालना चाह रहे हो जो कि होगा ऑफ कोर्स 135 आई बिलीव है ना, क्योंकि 45 45 90 90 प्लस 45 इज 135। 135 कहाँ लाई करेगा, मैं इसको ऐसे समझता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। 3π/4 आपको ढूंढना है ना, तो सर ये जो जोन होता है ये π/4 होता है, फिर ये π/4 होता है, तो यहाँ पे आपको 3π/4 मिलेगा। 3π/4 मतलब ये वाली वैल्यू, ठीक है सर, इस बारे में बात कर लेंगे। अब क्या, तो ये है 3π/4 और 3π/4 से आपको कहाँ तक जाना है सर, आपको जाना है 5π/4 तक। तो बड़ी सिंपल सी बात, π/4 है ना, 2π/4, 3π/4, 4π/4 और ये क्या है 5π/4। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा 5π/4। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। और हम जानते हैं जितना π/4 है उतना ही 3π/4 है, और बस उसी की करस्पॉन्डिंग नेगेटिव वैल्यू आपको 5π/4 मिलेगी। क्या आप पॉइंट समझ पा रहे हो। मैं ग्राफ के थ्रू आपको चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये रहा आपका 3π/4 और ये रहा आपका क्या 5π/4। क्या आपको ग्राफ के थ्रू चीज़ें समझ आ रही हैं, बहुत सॉर्टेड सी बातें हैं स्टूडेंट्स। सो 3π/4 का अगर आप साइन लें, 3π/4 का अगर आप साइन लें तो सर वो हो जाता है 1/√2, और आप 5π/4 का साइन लें, साइन रेशो कर लें तो वो हो जाता है -1/√2, क्योंकि π/4 होता है 1/√2। तो अगर π/4 1/√2 है तो 3π/4 भी सिमेट्री के कारण वही रहने वाला है। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। और 5π/4 भी वैसे ही बिहेव करेगा बट विद अ नेगेटिव साइन। क्या ये ग्राफ्स के थ्रू आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। आप चाहे तो क्वाड्रेंट थ्योरी अप्लाई कर लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, अगर इनकेस ग्राफ के थ्रू आपको चीज़ें नहीं समझ आती है तो मैं एक और अप्रोच आपको बता देता हूँ। हमें चाहिए साइन 3π/4 की वैल्यू राइट। तो मैं इसे क्या लिखना चाह रहा हूँ वो सुनिएगा। हमें पता करना है सर साइन 3π/4, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, सुनिएगा ध्यान से, साइन ऑफ, ध्यान से सुनिए, 3π/4 को, 3π को क्या मैं लिख सकता हूँ 4π - π। आई होप इस बात ने ज़्यादा बॉदर आपको नहीं किया। फिर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ π - π/4। और जब सर आपने ऐसा लिखा है तो साइन पाई के कारण तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जा रहा है, तो पाई के कारण साइन साइन ही रहेगा, और साइन मतलब ये नेगेटिव π/4, तो क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव ही रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये बन जाता है साइन π/4, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर आप बात समझ पाए। सर साइन 5π/4 भी आप बता सकते हो क्या, मेरे ख्याल से बिल्कुल आप इसे ऐसे भी निकाल सकते थे अगर आप ग्राफ नहीं समझ पाते हो। सर 5π/4 हमें जानना है, तो बिल्कुल आप 5π/4 को क्या लिख सकते हो, सर पाई से ही बढ़ाते हैं, तो लिख लेते हैं इसे पाई, मतलब मैं इसे लिख देता हूँ क्या, मैं इसे लिख देता हूँ लेट्स से 4π + π/4। और अगर इसे ऐसा सोचा तो चीज़ें आसान है, क्यों, क्योंकि 4π को 4 से डिवाइड किया तो ये पाई प्लस कितना π/4। और आई थिंक अगेन अगर सर पाई में कुछ ऐड कर रहे हो तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हो जहाँ पर साइन नेगेटिव हो जाता है, तो हो जाता है -sin π/4, जो कि ऑफकोर्स हमें मिल रहा है। तो या तो ग्राफ्स के थ्रू देख लो या ऐसे, आई थिंक बहुत डिफिकल्ट बातें मैं नहीं कह रहा हूँ आपसे, है ना। मतलब सर सीधी सीधी सी बात, अगर आपका जो ये वैल्यू है थीटा, अगर थीटा आपका यहाँ से यहाँ तक है तो सर साइन गड़बड़ करेगा, -1 से 1 तक नहीं होगा सर, साइन जो होगा आपका वो -1/√2 से +1/√2 तक होगा। अच्छी बात है सर, ये देखा हमने। लेकिन आप तो क्या निकालना चाह रहे हो, आप तो साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाह रहे हो, तो अगर तीनों तरफ स्क्वायर किया तो नेगेटिव वैल्यू, अब जब आइडेंटिटी में आप चीज़ें, अब जब सॉरी इन इक्वेशंस में आप चीज़ें सॉल्व कर रहे होते हैं तो स्क्वायर करने पर नेगेटिव वैल्यू सबका स्क्वायर जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इससे तो बड़ी वैल्यू है ना। तो इसका स्क्वायर क्या होगा सर, वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा जो होगा सर वो नेगेटिव वैल्यूज़ का स्क्वायर, मतलब क्या हम 0 पर पहुंच जाएंगे। और इस तरफ स्क्वायर किया तो 1/√2 का स्क्वायर किया 1/2। तो सर साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो 0 से बड़ा और 1/2 से छोटा होगा। लेकिन सर हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम साइन स्क्वायर थीटा +1 में इंटरेस्टेड है। तो अगर तीनों तरफ 1 ऐड किया तो 1 से बड़ा कौन, साइन स्क्वायर थीटा
+1 और 1/2 में 1 ऐड किया तो दिस इज 3/2। आई होप ये बड़ी बेसिक सी बातें पता है। और सर 1 से लेकर 3/2 की अगर मैं बात करूं, 1 से लेकर 3/2 की अगर मैं बात करूं तो सर शायद ऑप्शन ए हो सकता है, क्योंकि किस इंटरवल में वो लाई करता है वो पूछ रहा है। शायद ऑप्शन बी हो सकता है, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या गड़बड़े आपको खुद नजर आएंगी। शायद ऑप्शन सी हो सकता है। सर ऑप्शन सी तो मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है, क्योंकि शुरू ही 5/2 से हो रहा है। और शायद ऑप्शन डी हो, लेकिन ऑप्शन डी भी शुरू ही 3/2 से हो रहा है। तो ऑप्शन ए और बी में अगर इसमें थोड़े से करेक्शंस की बात करूं तो मैंने एक छोटा सा एरर यहाँ पर किया, आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स। वो छोटा सा एरर ये कि जैसे सर आपने रो 1 को रो 3 में ऐड किया, मैं बस ये पॉइंट बोल रहा था, इसने मुझे डाउट लगा, तो इसे रीचेक करते हैं। सर रो 1 और रो 3 को अगर आप ऐड करें तो वो हो जाता है 1 + 1 2, और जैसे ही होता है 2 तो सर यहाँ पर मिलता है आपको इसका डबल, और जैसे यहाँ पर आपको इसका मिलता है डबल तो यहाँ भी आप क्या करेंगे डबल, तो डबल ऑफ sin² थीटा +1 विल एक्चुअली गिव यू व्हाट, विल एक्चुअली गिव यू 2 से लेकर 3 तक के बीच की वैल्यूज। सो इन शॉर्ट अब मुझे ढूंढना है कि 2 से 3 के बीच में कौन कौन सी वैल्यूज जो है इनमें से आंसर करती हैं। तो सर ऑप्शन ए गड़बड़ है, क्योंकि 5/2 तो 2.5 होता है, तो वो 3 तक नहीं जा रहा है, तो ऑप्शन ए गलत है ना। सर अगेन ऑप्शन बी में वो तो 3/2 यानी 1.5 तक ही जा रहा है, लेकिन हमें तो 3 तक जाना है। सर ऑप्शन सी में 5/2 ने क्या प्रॉब्लम कर दी, सर 5/2 यानी 2.5, और हमें कहाँ से चाहिए वैल्यू 2 से, तो ऑप्शन सी भी गलत है। आई होप ये करेक्शन आपको समझ आ रहा है। ऑप्शन डी क्या है बेसिकली, ऑप्शन डी जो है आपका, ऑप्शन डी लिखा हुआ है 1.5 से 3 तक, और 3 आपका इंक्लूडेड है, तो बेशक सर ये जो वैल्यू है ये इस आंसर को इंक्लूड करती है, तो हम मार्क करेंगे ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आई होप लास्ट क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, बहुत इजीली क्लियरली आपको समझ आया कि क्या करना है। यहाँ अगर हम बात करें तो वो पूछ रहा है सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सो सम ऑफ द रूट्स पे हम बात करेंगे, पर पहले हम इस इक्वेशन को वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ सिंप्लीफिकेशन किए जाने चाहिए, क्या कुछ कर सकते हैं? मेरा कहना है बिल्कुल आप कर सकते हैं, बट इससे अच्छा है सर इसे सिंप्लीफाई ही कर लेते हैं, बात वही पड़ती है ना। तो अगर मैं इसे फर्स्ट रो के अलॉन्ग सिंप्लीफाई करता हूँ तो सुनिएगा ध्यान से। पहले हमने लिया x, और जैसे ही आपने लिया x तो x के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस पार्ट की वैल्यू हम निकालेंगे, जो कि कितना हो जाने वाला है, ये हो जाने वाला है -3x, है ना, -3x इंटू x + 2, और आप इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2x। यहाँ बहुत केयरफुली करिएगा स्टूडेंट, जनरली यहाँ पर कुछ ना कुछ साइन की वजह से लोग गलती कर देते हैं। सर ये होता है माइनस, तो माइनस ऑफ -6 + 6। अब जब आप 6 के लिए लेंगे तो क्या लेंगे स्टूडेंट्स, आप लेंगे दिस इंटू दिस, है ना। सो 2 × x + 2, पहले आप लिखेंगे 2 × x + 2, और अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, -3, तो -3 को आई थिंक मैं +3 कर सकता हूँ इससे, 3 × x - 3। आई होप ये बात आपको समझ आई। अब क्या सर, प्लस माइनस प्लस, तो -1 के आगे तो -1 ही रहने वाला है। -1 की अगर हम बात करें तो -1 के लिए क्या, इनका प्रोडक्ट हम लेंगे। सो 2 × 2x, मैं सीधे सीधे 4x लिख देता हूँ, माइनस -3 × -3 दैट्स +9x। कोई डाउट है स्टूडेंट्स इसमें? आई थिंक चीज़ें ऐसी सुलझी हुई सी हमारे सामने हैं। और ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल है सर, ये एक्सप्रेशन जो है 0 के इक्वल है। ठीक है सर, आगे देखते हैं। अब क्या, ये x आई कीप एज इट इज, अंदर की बात करें तो क्या, ध्यान से सुनिए, -3x × x दैट्स -3x², है ना, -3x × 2 दैट्स -6x। फिर यहाँ मल्टीप्लाई किया तो -2x × x दैट्स -2x², एंड -2x × -3 दैट्स आई बिलीव 6x। आगे बढ़ते हैं, +6, अगर अंदर चीज़ें देखें तो क्या, ये दिख रहा है मुझे 2x, है ना, फिर क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, आई थिंक 4, फिर क्या ये दिख रहा है 3x, और फिर क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स -9। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ तो सर सीधे सीधे -1 को ही अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाता है -4x, और यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता है +9x इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या, अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, आई थिंक चीज़ें बड़ी आसान सी हैं। क्यों आसान सी हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। अगर हम चीज़ें अंदर वर्कआउट करते हैं, आई थिंक कुछ और तो सिंप्लीफाई हो नहीं रहा है, तो देखो ये x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो -3x³ -6x²। आई थिंक चीज़ें आप थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर ही लें तो अच्छा, जैसे ये और ये कैंसिल हो जा रहा है ना। तो ये क्या दिखेगा सर, ये दिखेगा -2x³, है ना। यहाँ पे आई थिंक अगर आप देखें तो 2x 3x कितना हो जा रहा है 5x। 5 को 6 से अगर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता है कितना, आई थिंक कुछ और तो हमने मिस नहीं किया, तो 5 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता है 30x। सिमिलरली 4 - 9 ये हो जाता है -5, और -5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता है -30। फिर क्या, -4x + 9x, आई थिंक इसे हम यहीं कर लेते, चलो कोई बात नहीं, अब किया है तो यहीं कर लेते हैं। 4 - -9 मतलब 9 - 4 इज +5x। तो सर चीज़ें कुछ ऐसी आई थिंक दिख रही हैं, एक छोटे से एरर के साथ कि सर आपने इसे भी तो कर ही सकते थे। ठीक है, अब चलो लिख लिया तो लिख लिया, बस मुझे
ये पॉइंट नज़र नहीं आया है ना। चलो अब जो हो गया -3 -2 कितना हो जा रहा है -5, तो मैं ऐसा -5 लिख देता हूँ। क्या ये बात आप सभी को समझ आई स्टूडेंट्स? आई होप। फिर से एक बार बस क्रॉस चेक कर लेते हैं अगर कुछ गलती की तो। -3 इंटू -2 मतलब -3 -2 -5, लेकिन x के कारण -5x³ है ना, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखा तो 2x और 3x 5x, 5 इंटू 6 30x प्लस वाला, -9 + 4 -5, -5 इंटू 6 -30, और ये हमें दिख रहा है +5x = 0। अब अगर मैं चाहूँ तो क्या पूरा नेगेटिव साइन कॉमन ले सकता हूँ? जैसे ही नेगेटिव साइन कॉमन लिया, तो ये क्या दिखेगा? ये आपको दिखेगा 5x³ है ना। फिर क्या दिख रहा है? आई थिंक ये पार्ट और आपको दिख रहा होगा 30x + 5x, 35x, लेकिन नेगेटिव क्योंकि माइनस साइन आप कॉमन ले रहे हो, तो ये हो जाने वाला है, ये तो है 5x³ माइनस 35x, और यहाँ पर अगर आप देखें सो दैट इज +30 = 0। क्या आपको पता है स्टूडेंट्स, अगर इस इक्वेशन में मैं सम ऑफ द रूट्स पूछता हूँ तो मैं इसे पहले तो ऐसा लिख देता हूँ 5x³ प्लस 0 इंटू x² प्लस, आई थिंक मैंने कुछ तो और गड़बड़ की है, ये हो जाएगा -35x है ना, ये हो जाएगा -35x है ना, प्लस ऑफ कोर्स प्लस नहीं, इसे हम लिख लेते हैं माइनस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -35x है ना, और ये कितना +30 = 0। अब बड़ी सिंपल सी बात स्टूडेंट्स, अगर सम ऑफ द रूट्स की बात करें तो इस इक्वेशन में चूंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके जो रूट्स होंगे वो कौन होंगे? अगर मैं मान लूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो हमने बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी सीखी है, वो होती है -b/a है ना, तो ये हो जाने वाला है 0/5, दैट्स 0। तो जो सम ऑफ द रूट्स आने वाला है, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है, वो कितना होगा स्टूडेंट्स? 0, यानी ऑप्शन बी। एनीवे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई सोच रहा है कि सर अभी आप 5 भी तो कॉमन ले सकते थे, ठीक है वो 0 ही है, 0 को अगर 1 से भी डिवाइड करते तो आप 0 ही आता, तो सम ऑफ द रूट्स कितना आ रहा है? 0। आई होप ये पूरा सोल्यूशन आपको समझ आया। मेरा यकीन है कि आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, यानी कि आपको हम क्वालिटी एजुकेशन जो आप लेक्चर्स के दौरान फील कर रहे होंगे हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT नीट या हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com पर एक्सेस कर सकते हैं। कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है स्टूडेंट्स, पूरे तरीके से एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा कोर्स, पूरा प्रोग्राम, पूरा मॉड्यूल हम आपको देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक, अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स, और इसी के साथ साथ कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि NTSC, ओलंपियाड, रेलवे, बैंकिंग, सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर ये लेक्चर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर करिए स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब करने से कोई भी अपडेट आप मिस नहीं करेंगे। एंड द मोस्ट क्रूशियल पार्ट स्टूडेंट्स, कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए ताकि हर एक शख्स इस 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन को अवेल कर पाए। विद दैट वी आर कॉलिंग इट अ डे। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।